नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ सारिका सिंह और मैं हूँ प्रेरणा। आज के पॉडकास्ट में बात भूकंप में तबाह तुर्की में पहुंच रही मदद की और पाकिस्तान में दिनों दिन बढ़ती महंगाई की। साथ ही होंगी खेल की भी खबरें। तुर्की में भूकंप के बाद सबसे पहले पहुंचने वाली भारतीय मेडिकल टीम से होगी खास बातचीत। तो वेरी सेकेंड आई थिंक हम लोग पहली मेडिकल टीम है जो कि इंटरनेशनल अफेक्टेड एरिया में इंटरनेशनल एरिया पहुंची। सीरिया से भागकर तुर्की आए लोग अब क्यों कर रहे हैं घर वापसी। आज से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू, बढ़ती महंगाई से जनता बेहाल। जानेंगे पाकिस्तान का सूरत हाल। इन बड़ों ने, ये मगरमच्छों ने ऐसे किया है, आवाम को पागल बनाया है। जैसे वो नहीं आता, वो शो करने वाला गुदगुदी वाला खड़काता है तो जानवर आगे नाचता है। हमें ये नचा रहे हैं, ये जहल है, ये पागल है। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल प्रेरणा से। बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बीबीसी को बताया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। 1 साल पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जा करने के लिए भेजा था। हालांकि रूस अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा था। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गए। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जारी मतदान के लिए कुल 3,337 मतदान केंद्र बनाए गए थे। दोपहर 3 बजे तक 69.96% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी IPFT गठबंधन और CPIM कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा के बीच है। चुनाव के परिणाम 2 मार्च को आएंगे। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग तुर्की दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने तुर्की से स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिलाने पर भी बात की। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तुर्की अपने पुराने फैसले पर विचार करे। They have both made big steps since we signed the पिछले साल नेटो के शिखर सम्मेलन में फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की के बीच संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से दोनों देशों ने बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने हथियारों के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है, आतंकवाद पर अपने कानून को मजबूत किया है और स्वीडन भी अपने संविधान में संशोधन कर रहा है और तुर्की के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तुर्की के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए एक स्थायी तंत्र भी स्थापित किया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों को नेटो की सदस्यता मिल जाए। ये थे स्टोल्टनबर्ग के शब्द। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री का मानना है कि स्वीडन ने अभी भी कुर्द आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिका के ओहायो में एक केमिकल ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सैकड़ों लोग केमिकल ट्रेन से निकल रहे रसायनों और जहरीले गैस से परेशान हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। केमिकल के रिसाव के कारण पास के जलाशय में हजारों मछलियां मर गई हैं। एक स्थानीय ने कहा कि उसे तेज खांसी और सिर दर्द की समस्या हो रही है। I've got a persistent cough that seems to get worse, as I'm in the house. रेचल कह रही हैं कि मुझे लगातार खांसी हो रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं घर की 4 दीवारी के बाहर हूँ तो बेहतर है, जब घर में रहती हूँ तो खांसी बढ़ जाती है और सिर दर्द भी बढ़ जाता है। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि वे जिम्मेदार लोगों को पकड़ेंगे। पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट के कारण कम से कम 2 लोगों के मारे जाने और 8 लोगों के घायल होने की खबर है। BBC पश्तो के मुताबिक ट्रेन के चौथे डिब्बे में विस्फोट हुआ है। पाकिस्तानी रेलवे का कहना है कि विस्फोट में मारे गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट का कारण गैस रिसाव बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह घटना की जांच कर रही है। वहीं भारत में BBC के दफ्तरों में इनकम टैक्स की जांच अभी भी जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी लगातार तीसरे दिन BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में मौजूद हैं। ये है BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोजाना भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchiindi.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ आप BBC हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। और बात सीरिया और तुर्की में आए भूकंप की,
लगभग 10 दिन हो गए हैं प्रेरणा जी। जब ये भूकंप आया और शहर के शहर तबाह हो गए हमने देखा। अब तक लगभग 41,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। हालांकि तुरंत बाद भूकंप के कईयों जी। को बचा लिया गया था, लेकिन अब सोचिए प्रेरणा 240 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 250 घंटे, और कईयों को बचाने की जद्दोजहद अब भी चल रही है क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं राहत कर्मी। जी। इस बीच कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, खबर आई है। तुर्की पुलिस ने आज लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों पर इल्जाम है भूकंप को लेकर गलत खबरें फैलाने का। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार दरअसल आलोचना करने वालों का मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही है। दरअसल सारिका, इसके पीछे कारण यह है कि तुर्की में भूकंप के बाद सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वहां इस तरह की इमारतों को बनाने की इजाजत दी गई जो सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा भूकंप के बाद राहत में देरी को लेकर भी रेचप तैयब अर्दोआन पर सवाल उठे हैं। इस बीच भूकंप में मरने वालों की तादाद, जैसा कि आपने बताया, कि 41,000 से बढ़कर अब आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। तो बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इस वक्त तुर्की में हैं। उनसे जान लेते हैं फिलहाल तुर्की में वहाँ क्या हाल है। नितिन, आपकी रिपोर्ट से पता चल रहा है कि तबाही का स्केल कितना बड़ा और तकलीफें कितनी बड़ी हैं और साथ साथ चुनौतियां भी हैं। आज 10वें दिन आपने क्या देखा? यहाँ का मंजर बहुत ही डरावना है सारिका, और जैसे कि अभी आप लोग बात भी कर रहे थे, पहले तो बताऊं कि अभी आधे घंटे पहले हम लोग एक कैंप में, जहाँ लोगों को रुकाया गया है, वहां पर थे, और वहां पर पुलिस ने आकर हम लोगों का काम रोका, हम लोगों के इंटरव्यूज रोके और हमारे आई कार्ड देखे, कहीं कॉल्स की, ईमेल चेक करी, सब करी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सरकार को अब ये लग रहा है कि उसकी आलोचना से उसकी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय साख पर जो है वो बट्टा लग रहा है। दूसरी बात ये कि हालात अभी भी खासे बदतर बने हुए हैं। हम हाते करके एक प्रांत है, वहां पर अभी मौजूद है मेरे सामने, एक करीब 12 मंजिला इमारत है, बगल वाली इमारत में छेद हो गए हैं, इतना तेज यहाँ भूकंप था। दूसरी इमारत जो है वो जिसे ताश के पत्ते होते हैं उस तरह से मुड़ के एक दूसरे पर आके टिक गई है। ये मंजर है चौराहे पर, चारों तरफ जो है सिर्फ तबाही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी जो और टेम्परेचर जो है वो रात को -8, -7, -9 तक चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जो अभी जारी रहेगी। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं नाराजगी वहां पर बढ़ रही है, भले ही सरकार कुछ भी कह रही हो, लेकिन लोग वहां के क्या कह रहे हैं? आपने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा? लोगों की बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग सबसे ज्यादा तो अभी ट्रॉमा में है, वो इतने सदमे में है क्योंकि जिन जिन शहरों में भूकंप ने अपना प्रकोप छोड़ा है वो सभी शहरों को खाली करा दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तो सारे लोग जिनके घरों में क्रैक भी आए थे और जिनके घरों में क्रैक नहीं भी आए, वो भी बाहर कैंपों में रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा ट्रॉमा ये है। दूसरी बात उनकी ये है, उनको ये लगता है कि ऐसा कैसे हुआ कि अगर 8 बिल्डिंगों की लाइन थी, 2 बिल्डिंगें गिर गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और 6 खड़ी रह गई, या वाइस वर्सा, उल्टा हिस्सा। तो ये जब सवाल और ज्यादा पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सी ज्यादा नई बातें जो है पड़ताल में आएंगी, क्योंकि हम भी बड़े हैरान हैं कि हम देखते हैं कि लगातार 4 बिल्डिंगें गिरी, उसके बाद एक बिल्डिंग है उसमें कांच तक नहीं टूटी है। नितिन, लेकिन इस बीच खबरें ये भी है कि आफ्टर शॉक्स भी लगातार आ रहे हैं। क्या अब भी आ रहे हैं या आफ्टर शॉक्स रुक गए हैं अब, क्योंकि इस बीच खतरा ज्यादा है? जी बिल्कुल, ट्रेमर्स जो थे वो कल तक आ रहे थे, और हम जिस प्रांत में थे कल महाराष्ट्र में, वहाँ के आसपास भी कई ट्रेमर्स महसूस किए गए हैं, लेकिन वो 4, 3.5, 4, 2.5, 3, 5 में कोई ऐसा बड़ा झटका नहीं आया। लेकिन यहाँ के लोग लगातार उन रिसर्चेस की बात कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि आगे चलकर या अभी जो ये सिलसिला है झटकों का ये जारी रहेगा। जी नितिन, बताएं कि आपने पहले भी आपदाओं को कवर किया है। जब आप तुर्की पहुंचे तो ये आपदा आपको आंखों देखा हाल आपका कैसा महसूस हो रहा है? वहाँ क्या कुछ देख रहे हैं? अगर मैं आपको संक्षेप में जवाब दूं इसका तो यही होगा कि इससे ज्यादा भयानक आपदा, नेचुरल डिजास्टर मैंने नहीं देखी है। नेपाल अर्थक्वेक देखा है, उत्तराखंड डिजास्टर देखा है, बांग्लादेश में देखा है, करीब 1,10 लाख जो है रोहिंग्याओं का पलायन देखा है। लेकिन ये जो डिजास्टर है, इसका जो स्केल है वो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता हूँ। पूरे शहर एकदम मिट्टी में मिल गए हैं और घोस्ट टाउन लग रहे हैं, लगता है कि कोई रहता ही नहीं था यहाँ। और गिरी हुई इमारतों के पीछे जब आप अंदर जाते हैं तो आपको दूर पे कहीं टेंट दिखते हैं, धुआं उठता हुआ दिखता है, खाना पकता हुआ दिखता है, तो आपको लगता है कि यहाँ इंसानियत है जो कुछ बची हुई है। जी, शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए।
और इस बीच मुश्किल की इस घड़ी में कई देश भी भूकंप प्रभावित इन देशों की मदद के लिए आगे आए हैं। नाटो चीफ जेम्स स्टोल्टनबर्ग भी तुर्की गए हैं। भारत ने भी भूकंप के तुरंत बाद तुर्की को मदद भेजी है। भारत की मदद को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने भारत का आभार जताया है और दोस्त कहा है भारत को। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव तुर्की के इस केंद्र में हैं ही जी प्रेरणा, और वो हमसे बात कर रहे थे अभी। और वहां से उन्होंने भारतीय मेडिकल टीम से खास बातचीत की है। जो भारत की तरफ से मेडिकल टीम गई है वो कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने इस टीम से बात करके एक खास रिपोर्ट तैयार की है। हम लोग 99 की टीम है जिसमें 13 डॉक्टर्स हैं, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ से मिला के। डॉक्टर सिंह, कुछ बताएं हमें कि आप कब पहुंचे, किन हालातों में पहुंचे, और इतना जो क्विक रिस्पांस इस बार देखा गया उसकी क्या खास वजह रही इसके? इस बार हमारी यूनिट जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ के लिए इंडिया की तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्डर डेडिकेटेड है। सो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम थैंकफुल हैं कि इंडिया ने इस बार बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया डिप्लोमेटिक क्लियरेंस वगैरह के लिए, और हम लोगों को 6th को ये भूकंप आया, 7th को हम लोग इंडिया से टेक ऑफ कर गए थे, और उसके बाद हम लोग 8th तक यहाँ पहुँच के अडाना से 8th को हमने इस्टेब्लिश कर दिया था। तो वेरी सेकेंड डे आई थिंक हम लोग पहली मेडिकल टीम है जो कि इंटरनेशनल एफेक्टेड एरिया में इंटरनेशनल एरिया में पहुंची है। और ये सारा रिलीफ मटेरियल आप लेकर आए? हाँ जी, अपना सेल्फ कंटेंट है, हमारे राशन, हमारा FOL वो सब इधर आ रहा है। ये बताइए कि इस जगह को ये अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कोई स्कूल है? हाँ जी। तो खास वजह क्या थी यहाँ पर ऑपरेशन सेटअप करना? हाँ जी, दूसरा इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी दरारें आ गई हैं। लिविंग, हमारे जो टेंट्स पीछे देख रहे हैं आप, हम लिविंग के लिए बाहर ही रखा है। वर्किंग अच्छा, रहने के लिए आप लोग बाहर ही सो रहे हैं लगातार? हाँ जी। तो रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में तैयारी के साथ आए थे क्या? जी हाँ जी, बिल्कुल। अपने हम स्लीपिंग बैग्स, अपनी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग लेके सब लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे तो सुबह 8 बजे भी टेम्परेचर -2 था, और विंड चिल फैक्टर की वजह से -5 -7 तक चला जाता है। ये इस केंद्रन शहर है, अपनी ऑडियंस को एक बार फिर से बता दें। हम लोग जहाँ पर 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है, ये इंडियन मेडिकल असिस्टेंस टीम है जो नेक्स्ट डे क्राइसिस से यहाँ पर आ गई थी। अच्छा, ये एम्बुलेंसेस भी सारी इंडिया से आई हैं? हाँ जी। हाँ, शुरू में दिक्कत हुई थी, बट हमारे पास बहुत वॉलंटियर्स मिल गए जो कि ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं यहाँ की लैंग्वेज को, जो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, तो उनकी हेल्प से हमें काफ़ी स्मूथली हम लोग यहाँ पे काम कर पाए। और यहाँ पर आप क्या क्या कर पाए हैं, मतलब एक बार अगर हमें? हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या कर सकें आप, मतलब किस लेवल का ट्रीटमेंट आप अभी तक पेशेंट्स को यहाँ दे सकते हैं? हम लोग यहाँ पे अगर देखें मेजर एंड माइनर सर्जरीज करीब हम 100 से ऊपर कर चुके हैं। 100 से ऊपर सर्जरी? मेजर एंड माइनर सर्जरीज मिला के। मेजर सर्जरीज में 5 ही किया था हमारे पास। मैं आपको उन डॉक्टर से मिलाऊंगा जिन्होंने एक पेशेंट का जान बचाने के लिए उसका एम्पुटेशन भी करना पड़ा हमको। उसके एम्पुटेशन? हाँ, एम्पुटेशन उसका अपर लेग, उसके लिए इक्विपमेंट? बिल्कुल हमारे पास ये सारा आप लेके आए? हम ऑपरेशन थिएटर, अपना वार्ड्स, ये सब लेके आए हैं। और सारी चीजें जो हम इक्विपमेंट देख रहे हैं ये सब इंडिया से आया हुआ? यस, हाँ जी, सब आए, सब कुछ। दवाइयाँ अपनी हमारी रीसप्लाईज आ रही हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज रीसप्लाईज भेज रहे हैं वहाँ से, तो वी आर सेल्फ कंटेन्ड फॉर एवरीथिंग। बाद से भी सप्लाईज इंडिया से आती रही? हाँ जी, बिकॉज पेशेंट लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया। हम लोग 550 पेशेंट्स एक दिन में ट्रीट कर रहे थे। मोर देन 3000 पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं एज ऑफ नाउ टुडे मॉर्निंग तक, और इट्स काउंटिंग है। तो यहाँ पे अभी भी पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। पेशेंट्स प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 को सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उनको, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको अंदर भेज देते हैं। हमारे पास 2 सर्जन्स, 2 एनेस्थेसिस्ट, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, 1 मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है हमारे पास। मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है। हाँ जी, यहाँ पे काफ़ी ब्रोकन जॉज और वो सब आए थे। You're welcome. We are from BBC. Yeah, it's like we have no words to say thankful for them. And our Indian team are amazing. Indian team, the first came here from the foreigner countries. ना लोड का आपको अंदाजा था कि? हाँ, मतलब कि लोड हम एग्जाम्पल उससे ज़्यादा आया हमारे ऊपर, बट 500-550 पेशेंट्स। ये डॉक्टर्स सोए नहीं है कई 3 रातों से, बट हमने रोटेशन में हमने पूरा काम किया। नितिन श्रीवास्तव, इजाजत दीजिए। टर्की और सीरिया बॉर्डर से लगातार कवरेज आपको मिलता रहेगा। तो इस बीच खबर है सारिका कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी तुर्की जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, लेकिन तुर्की जाने का उनका प्लान पहले 8 फरवरी को था, आपको याद होगा अगर, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया था क्योंकि तब भूकंप आया था। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फिर जानकारी दी है कि पीएम शहबाज शरीफ 16 और 17 को तुर्की के दौरे पर होंगे। अपने दौरे में शरीफ तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में जाएंगे। हालांकि शहबाज शरीफ का दौरा पहले रद्द होने और अब उनके जाने पर फिर से सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि ये बता दूं सारिका कि कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को अभी फिलहाल लग रहा है कि सऊदी और यूएई की तरह कहीं तुर्की भी भारत के पाले में न चला जाए। बिल्कुल, और भारत की मदद किस तरह से पहुंच रही है वो हमने अभी नितिन की रिपोर्ट में देखा ही। जी। बात अगर हम सीरिया की भी करें, क्योंकि सीरिया पर तो दोहरी मार पड़ी है भूकंप की। पहले से युद्ध और अब विस्थापन झेल रहे सीरिया के लोग अब मुश्किल में हैं। युद्ध से बचकर सीरिया से तुर्की भागे थे कई लोग, आपको याद होगा, और तुर्की बॉर्डर पर वो शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। लेकिन अब वही लोग हैं जिनके पास फिर से कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वो भूकंप के मारे हैं। जब वो तुर्की आए थे तो उम्मीद थी कि यहाँ आकर जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर इन लोगों को यहाँ से भी विस्थापित होना पड़ रहा है और ये अपने मुल्क सीरिया वापस जा रहे हैं। जी, ऐसी ही एक बोलूं तो चीज़ जो हो रही है वो एक महिला है सीरिया की, रीम अल अली, जो अटाकिया में रहती थी। वहाँ भूकंप से ज़बरदस्त तबाही हुई है। उनका कहना है कि तुर्की में उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है उसका दर्द भूकंप में सब कुछ गंवा देने से कहीं ज़्यादा है। رجع سوريا اني بيتنا راح بالدمار ورحنا حاولنا نروح انه نلاقي محل نبرك فيه وين ما رحنا يقلعونا روحوا اركبوا रिम अल अली कह रही हैं कि हमारा घर पहले छूटा तो हमने आश्रय के लिए एक और जगह ढूंढी, पर ये लोग हमें यहाँ से भी हटा रहे हैं। हमें सीरिया वापस जाने को कह रहे हैं। क्या मैं अपने बच्चों को लेकर सड़क पर रहूं? हम कहाँ जाएं? हालांकि तुर्की सरकार ने कहा है कि ये लोग 6 महीने के लिए जा सकते हैं। और प्रेरणा, आपको याद होगा एक वायरल क्लिप आई थी बच्ची की जो भूकंप में मलबे में दबी हुई थी। उसके साथ एक छोटा सा उसका भाई था और वो गुहार लगा रही थी राहत कर्मियों से कि मुझे प्लीज बचा लो, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप अगर मुझे कोई काम करने को देंगे वो मैं करूंगी। और काफी दर्दनाक था, मतलब उसे देखकर काफी लोग द्रवित भी हो गए। ये बच्ची और इसके भाई को जिसने बचाया था उनसे बीबीसी ने बात की, क्योंकि अब आप सोचिए ये भी चमत्कार की तरह है कि 240 घंटे बाद या 250 घंटे बाद अभी भी लोग जिंदा बच रहे हैं। करिश्मे की तरह हर एक जान को बचाना लग रहा है। ये जो शख्स थे जिन्होंने इन बच्चों को बचाया, उनसे बीबीसी संवाददाता एमिर नादिर ने बात की। ये हैं लेफ्टिनेंट उमर राहल। مين هون فسمعت صوت من تحت ضعيف यानी صوت طفلة صغيرة عم تصيح شو بدك قامت قالت لي ये कह रहे हैं कि मैं चिल्ला रहा था कि कोई है वहाँ, तभी मलबे से एक छोटी सी लड़की की बड़ी कमजोर सी आवाज आई और वो कह रही थी मुझे यहाँ से निकाल लो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। उसके माँ बाप और बाकी भाई बहनों की मौत हो गई थी, सिर्फ ये बच्ची और उसका एक भाई जिसे वो बचा पाए। और जब ये बात कर रहे थे बीबीसी से तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस बच्ची की आवाज आ रही थी और जिस तरह से गुहार लगा रही थी, ये सब कुछ भूल गए और पूरा दिन लगकर इन्होंने अपने हाथों से मलबा हटाया और उस बच्ची को बचाया। जी, अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले आप श्रोताओं के लिए एक खास सूचना। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ, चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का ये चौथा साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती ना वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। सडन मैं इंडिया में ट्रायल्स हार गई तो वो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि क्योंकि एकदम से बिल्कुल नंबर 1 रहना और फिर इंडिया टीम में भी सेलेक्ट नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। इतना हमारे गाँव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। It's very important कि we have to believe in ourselves. That belief should always be there. और बॉक्सर निखत जरीन। मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतने है। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर। हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर। तो अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को विजेता बनाने के लिए वोटिंग लिंक पर जाएं और अपना वोट जरूर दें।
ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। कार्यक्रम में आगे बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की और बताएंगे कुछ खेल की भी खबरें। लेकिन उससे पहले आप श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां। सारिका, आपकी नजर। बिल्कुल, दिनेश नौटियाल जो लिख रहे हैं कि भारत हमेशा से पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये शायद उस रिपोर्ट पर लिख रहे हैं जिसमें भारत ने मदद भेजी है तुर्की के लिए। और ये भी लिखते हैं कि बीबीसी का दिल से शुक्रिया जो पूरी वर्ल्ड को हमसे जोड़ते हैं। जी, डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी हैं, कुलदीप सिंह जाखड़ हैं, पीरदान बेनीवाल हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं। कई लोग हैं जो यूट्यूब पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। मदन लाल लंबोरिया लिखते हैं कि तुर्की की मदद हर देश कर रहा है लेकिन सीरिया की सुध नहीं के बराबर है। वहीं नासिर अहमद हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत लगातार ख़राब हो रही है और उन्हें भी मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, संदीप भूनवाल लिखते हैं कि तुर्की सीरिया में भूकंप से वहाँ के नागरिक बहुत पीड़ा में हैं। सीरिया में राजनीतिक हालात ख़राब होने से समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। जी, दिनेश नौटियाल यहाँ भी यूट्यूब पर भी कमेंट कर रहे हैं सारिका। वहीं मनोहर चमोली हैं, तरुण कुमार हैं और कई लोग हैं जो यूट्यूब पर लगातार कमेंट कर रहे हैं और जैसा कि आपने फेसबुक पर भी देखा। अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की प्रेरणा। और जैसा कि मैं, आप और हम सब, हमारे जो श्रोता हैं वो भी देख रहे होंगे कि खबरों में है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किल। लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है पाकिस्तान। खाने पीने से लेकर गैस और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम लोग परेशान हैं। ऐसे में आज का दिन एक नई चुनौती लेकर आया। आज से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू हो जाएंगी। कल यानी बुधवार को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम 22 रुपये और हाई स्पीड डीजल के दाम जो हैं वो 17 रुपये बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया था। अब बढ़ी कीमतों के बाद पाकिस्तान में जो है पेट्रोल माफ़ कीजिएगा, पेट्रोल की जो कीमत है सारिका वो 272 और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 280 रुपये प्रति लीटर हो गई है। केरोसिन के दाम भी अब 202 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गए हैं। जाहिर है लोग हैरान परेशान हैं। बीबीसी संवाददाता अली काजमी ने वहाँ के कुछ लोगों से बात की। पहले तो मार ही रहा ना, अब और मरेगा। जो दिहाड़ीदार बंदा वो क्या करेगा, जो सैलरी वाला वो क्या करेगा, बताएं ना। बर्दाश्त क्या करना है, मसलन कि वो अब यही है ना, मर मरा के गुजारा करना। इन चीज़ों के अलावा गुजारा भी नहीं है। जहाँ जो 300 का करता था वहाँ वो 150 का करेगा, या किसी को लूटेगा या खुदकुशी करेगा, यही कुछ ही होगा। ऑलरेडी तो ये काम हो ही रहे हैं पहले ही। जिम्मेदार ये सारी हुकूमतें हैं, चाहे PTI है, चाहे दूसरे वाले हैं या नून लीग है, सब जिम्मेदार। आवाम को बस माड़े बंदे को मार रहे हैं। हम गुजारे के लिए दुकानों से उधार फड़ रहे हैं और सज्जनों मित्रों से उधार पैसा ले रहे हैं भी यार आपको कल दे देंगे, हफ्ते तक दे देंगे और दूसरे हफ्ते दे देंगे। मगर वो लोग हमारा दरवाज़ा खड़काते हैं, जो मालिक मकान है वो भी किराया दो जी, कहते हैं यार कारोबार नहीं। वो कहते हैं हमें तो कारोबार के साथ नहीं है ना, आप तो बैठे हैं इधर, आपके बीवी बच्चे हैं, आप बैठे हैं इधर, रैश रखी हुई किराया दो। वो कहते हैं यार कारोबार चले तो किराया दें। वो कहते हैं भाई आपका चले ना चले हमें तो दो ना। ये मुल्की हालात में सबसे बड़ा गुनहगार तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी लीडर पार्टियां हैं, हमारी करेंसियाँ एजेंसियाँ हैं, जिन लोगों ने इतने बड़े ओहदे पे हैं, जिन लोगों ने इतनी बड़ी वो कहते हैं बिल्डिंगें बनाई है, बड़े बड़े बार ब्रांचें हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो लोग क्यों नहीं सोचते ये इंसानियत के बारे। इन बड़ों ने, ये मगरमच्छों ने ऐसे किया है, आवाम को पागल बनाया है। जैसे वो नहीं आता, वो शो करने वाला गुदगुदी वाला खड़काता है तो जानवर आगे नाचता है। हमें ये नचा रहे हैं, ये जहल है, ये पागल हैं। मगर सोचना चाहिए इस कौम को, इस हुक्मरानों को, लिहाजा इस आवाम के लिए हम सोचें, ख्याल करें। इंसानियत क्या सबक देती, एक दूसरे का एहसास करें। भाई हर बंदा तंग है, इस महंगाई से तंग है, बच्चों को मारने पे तंग आ गए हैं, भूख से मर रहे हैं लोग। गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर कर दी है। मुंह का निवाला छीन लिया। आप गाजर देख लो क्या रेट है, खीरा देख लो, आप छोटा आइटम है ना, ये अदरक है, लहसुन है, कोई 200-250 से नीचे सब्जी नहीं है। 200 रुपये मटर दे रहे हैं, कोई मटर की औकात है? गरीब आदमी तो पाव मटर लेके बच्चे को रोटी नहीं खिला सकता। क्या कर रहा, भूखे मर रहे हैं लोगों के घर, 2-2 दिन चूल्हा नहीं जल रहा है, 3-3 दिन। आप ये देखें ना। वो मुझे ना बड़ों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं माशाल्लाह, कि रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों को खिलाता है ना, आजकल उसके लिए भी ये बात सोचनी मुश्किल हो गई है कि यार कहाँ से अल्लाह भी देगा। कुछ करेंगे किसी का तो कोई देगा ना हमें। दुनिया में घूम पे देख लो, इतनी महंगाई कहीं है नहीं है यार। वो मैं नेट पे उस दिन बयान सुन रहा था, ये वाघे बॉर्डर की तरफ से, वो बंदे ने वीडियो बना के सेंड की है। वो कह रहा है इधर 150 रुपये आटा किलो है, मिल नहीं रहा, इधर आओ यहाँ पे 25 रुपये किलो आटा है।
यहाँ पे आलू 80 रुपये किलो तक गए हैं, वो बता रहा है इधर 15 रुपये किलो आलू है इंडिया में। प्याज इधर 250 रुपये बिक रहा है, उधर प्याज जो है वो 25 रुपये, 40, 50, 25 प्याज बिक रहा है। तो क्या होना चाहिए यार, कि वही बात आ गई कि आजकल तो खाना भी 2 टाइम का ना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो किस तरह से परेशान है लोग, प्रेरणा बातों से समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और सारिका, पाकिस्तान इन दिनों विदेशी मुद्रा भंडार के खाली होने के खतरे से भी जूझ रहा है। बिल्कुल, यहाँ 1 महीने के आयात के लायक ही डॉलर बचा हुआ है। जनवरी में पाकिस्तान की वार्षिक महंगाई दर 27% थी। 1975 के बाद पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की प्रेरणा ये सबसे ज्यादा दर है, और बीते हफ्ते पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 275 तक पहुंच गया। तो हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF के बेल आउट पैकेज से राहत मिलेगी, पर इसे लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं है। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो इस मुश्किल से निकलने की राह क्या आसान होगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए पाकिस्तान से हमारे साथ शुमाइला खान लाइव जुड़ गई हैं। बिल्कुल शुमाइला, पहले गैस तेल के दाम तो बढ़ते जा रहे थे, आटे की कीमतें बढ़ रही थी। अब हमने अभी सुना लोग कितने परेशान हैं। आपसे बात हुई, लोग क्या कह रहे हैं? सारिका, जाहिर है तेल की कीमत बढ़ने से, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो है वो डायरेक्ट लोगों की जेब पे असर पड़ता है। यहाँ जाहिर बड़ी आबादी का हिस्सा जो है वो अपनी कन्वेंस से जाते हैं, यानी गाड़ियों से या फिर बाइक से सफर करते हैं। और मेरी जो लोगों से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि जी 22 रुपए बढ़े हैं, ज्यादा एक दिन में कितना आपको फर्क पड़ जाता होगा, 50 रुपए का, 100 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि जी हम कमाते ही जो है, अगर हमारी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपए या 30 हज़ार रुपए भी है तो आप 100 रुपए के हिसाब से लगाएं तो रोजाना के महीने का जो है वो 3,000 रुपए बोझ पड़ रहा है। आप रोजाना के हिसाब से ना देखें, आप महीने के हिसाब से देखें तो हमारे तो जेब पे काफी उसका असर पड़ रहा है। और जो कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं वो देखें तो अभी 6 महीने पहले तक 237 रुपए का पेट्रोल था 3 लीटर, और वो उस वक्त भी लोग रो रहे थे। लेकिन अब तो बहुत ही बुरी हालत है कि 272 रुपए का जो है वो 1 लीटर। लेकिन शुमाइला, ऐसे में IMF ने भी शर्त लगा दी है कई चीज़ों के दाम बढ़ाने के लिए। एक तरफ ये शर्त है, दूसरी तरफ महंगाई से परेशान जनता है। बहुत ही टाइट रोप वॉक है ये शहबाज शरीफ की सरकार के लिए। क्या कुछ राह निकालने की कोशिश हो रही है? तो सारिका ऐसा लग नहीं रहा है। आमतौर पर होता ये है कि ये कीमतें बढ़ती इसलिए हैं कि नेपरा और ओगरा 2 इदारे हैं। नेपरा है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी और ओगरा है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कीमतों का तयन करती है कि कितनी कीमत में आवाम को गैस और बिजली दी जाए। हुकूमत जो है वो उस पर सब्सिडी देती है, उससे इसलिए कि ज़ाहिर उस कीमत पे लोग खरीद ही नहीं सकते, उनकी खरीद इतनी। बिल्कुल शुमाइला। तो और दूसरी है कि सियासी मजबूरी भी होती है, तो उसकी वजह से जो है वो खसारा बढ़ता चला जाता है। और अब अचानक से जब हुकूमत हाथ अपना पीछे करेगी तो वो लोगों के ऊपर आएगा, और जल्द इसके ऊपर जो है कोई तब्दीली आने का बिल्कुल यही लोगों को उम्मीद है कि शायद जल्द इसका कोई हल निकल पाए। शुक्रिया शुमाइला इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रेरणा, खेल की दुनिया में क्या हो रहा है? जाते जाते खेल की खबरों की अगर बात करूं सारिका, तो कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज़ को 6 विकेट से हरा दिया। और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 118 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम एक समय में मुश्किल में थी, जल्दी उसने 3 विकेट आउट हो गए थे। लेकिन कप्तान हरमनप्रीत और ऋचा घोष ने चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई और भारत को जीत दिलाई। और हाँ, कल के मैच में एक ऐतिहासिक चीज़ भी हुई है। क्या हुई है वो? ये तो आप ही बताएंगी, खेलों की एक्सपर्ट। बिल्कुल। मैच के माफ़ कीजिएगा, मैच के आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा ने अफी फ्लेचर का विकेट लिया, और इसके साथ ही वो T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। और अब भारत का अगला मुकाबला जो है वो शनिवार को इंग्लैंड से होगा।
वहीं पुरुष क्रिकेट टीम की अगर बात करें सारिका, तो कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। ये टेस्ट मैच 17 से 21 फरवरी के बीच खेला जाएगा और मैच आयोजित होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और जल्दी प्रेरणा, अगर हम बात कर लें आज का दिन क्यों खास है जी, तो ये भी बता दीजिए। तो आज का दिन इस वजह से खास है क्योंकि आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले ढूंढीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के ने अपनी अंतिम सांस ली थी। हम सब जानते हैं कि आज दादा साहेब फाल्के के नाम पर फिल्म कलाकारों को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है और उन्होंने पहली फिल्म, फीचर फिल्म जो थी, उसके पीछे उन्हीं का हाथ था। बिल्कुल, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र जी। तो आज के लिए बस इतना ही प्रेरणा। साउंड इंजीनियर अजीत सारथी के साथ मुझे और प्रेरणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।